लक्ष्मण का रिश्ता बिहार के साथ किसी अतिथि वक्ता के बतौर कभी नहीं रहा। लक्ष्मण के साथ बिहार के रिश्ते को हम अलग ढंग से देखते हैं, अलग संदर्भ में देखते हैं। अंधेरे को खत्म करने, रोशनी को फैलाने के केंद्र हैं, लेकिन उस डायरी ने उस ज्ञान के केंद्र में, जिस देश में जो ज्ञान के केंद्र हैं, वहाँ किस तरह से अंधेरा गहरा है उसको सामने लाने का काम किया है, उस पर रोशनी डालने का काम किया। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। आने वाली नस्लों को ये पता चलेगा कि इस दौर में क्या कुछ चल रहा था, विद्यालयों की क्या सच्चाई थी, शिक्षा व्यवस्था की क्या सच्चाई थी। ये संघर्ष का दस्तावेज है। ये किताब इस दौर में शिक्षा को बचाने और शिक्षा व्यवस्था को बदलने का मैनिफेस्टो बन जाने की संभावना रखता है, और हम उम्मीद करते हैं इसको इस देश के नौजवान छात्र बुद्धिजीवी मैनिफेस्टो बना देंगे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए। और बहुत स्वाभाविक नारा बना लोहित निर्मला की संस्थानिक हत्या के बाद छात्र नौजवानों का देश भर में जो प्रतिरोध हुआ, वो स्वाभाविक नारा था जय भीम लाल सलाम। इस नारे को जो बुलंद करने वाले नौजवान इस दौर में हैं, वो छात्र हों, प्रोफेसर हों, छोटे शहरों के छात्र नौजवान, इस नारे को बुलंद करने वाले प्रतिनिधि आवाज के बतौर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। डॉक्टर लक्ष्मण वही नहीं रुके। बकायदा डॉक्टर लक्ष्मण ने जो हास्य का समाज है वो इतिहास में भी हास्य पर होता है। डॉक्टर लक्ष्मण ने उन नायकों के इतिहास के पन्नों पर जो नायक बहुत महत्व नहीं रखते, जिन हास्य का समाज का इतिहास बहुत महत्व नहीं रखता, उस इतिहास को, नायकों को सामने लाने का काम किया, और बहुत लोकप्रिय ढंग से गांव-गांव तक उन नायकों के संघर्षों के विचारों को पहुंचाने का काम किया। एक बड़ी उपलब्धि। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सभी। ये किताब न सिर्फ अभिव्यक्ति के खतरों को उठा रही है, बल्कि वो तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। हिंदी के साथ साथ ये किताब मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में अनुदित होकर आ चुकी है। आप सब वो लोग हैं जो इस किताब से इश्क करते हैं, किताब के लेखक से आशना रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन तथ्यों को सुनकर आपको खुशी होती होगी कि जिस किताब से आपको लगाव है, वो किताब मात्र 34 दिनों में, शुरुआती 34 दिनों में 34,000 प्रतियों को बेचने का, बिक्री करने का कीर्तिमान हासिल। इस कीर्तिमान के साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा अगले वक्ता रिंकू यादव जी को, वो आए और इस किताब पर अपनी राय रखें। रिंकू यादव जी। मंच पर बैठे हुए कॉमरेड दीपंकर, पसमानदा आंदोलन के प्रतीक अरियन अंसारी साहब, आलोक मेहता जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उदय नारायण चौधरी जी, और जिस प्रोफेसर की डायरी पर आज चर्चा हो रही है उसके लेखक डॉक्टर लक्ष्मण और प्रकाशक अलिंद महेश्वरी जी, और इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। लक्ष्मण जब कॉलेज से निकाले गए थे तो पहला आयोजन इसी पटना की धरती पर उनका हुआ। पटना यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों ने शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन किया था, और लक्ष्मण उसमें अतिथि के बतौर थे। लक्ष्मण का रिश्ता बिहार के साथ किसी अतिथि वक्ता के बतौर कभी नहीं रहा। लक्ष्मण के साथ बिहार के रिश्ते को हम अलग ढंग से देखते हैं, अलग संदर्भ में देखते हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। दोस्तों, ज्ञान के केंद्र अंधेरे को खत्म करने, रोशनी को फैलाने के केंद्र हैं, लेकिन उस डायरी ने उस ज्ञान के केंद्र में, जिस देश में जो ज्ञान के केंद्र हैं, वहाँ किस तरह से अंधेरा गहरा है उसको सामने लाने का काम किया है, उस पर रोशनी डालने का काम किया है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। आने वाली नस्लों को ये पता चलेगा कि इस दौर में क्या कुछ चल रहा था, इस विद्यालयों की क्या सच्चाई थी, शिक्षा व्यवस्था की क्या सच्चाई थी। ये संघर्ष का दस्तावेज है। 2010 से लेकर 2024 तक के
संघर्ष का दस्तावेज है। यहाँ रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद का संघर्ष दर्ज है, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ संघर्ष दर्ज है और कई संघर्ष इस किताब में दर्ज हैं। संविधान ने सदियों से जो लोग शिक्षा से वंचित कर दिए गए थे उनके लिए रास्ता खोला। मंडल कमीशन की जब सिफारिश लागी हुई तो बहुत सारे जो अवरोध थे वो अवरोध घटा, लेकिन उसके बाद भी कुछ शिक्षा के भीतर किस तरह से वंचित समुदाय के लिए अवरोध हैं और कैसे 2014 के बाद वो अवरोध सख्त हुआ है, किस तरह से वहां से बाहर कर देने की कोशिश वंचित समुदाय को चल रही है, ये किताब उसको सामने लाता है। ये किताब जो शिक्षा नीतियों में बदलाव है 2010 से लेकर 2014 उसके बाद उन बदलावों का क्या असर पड़ रहा है उसको सामने लाता है। और मेरा मानना है ये किताब इस दौर में शिक्षा को बचाने और शिक्षा व्यवस्था को बदलने का मैनिफेस्टो बन जाने की संभावना रखता है और हम उम्मीद करते हैं इसको इस देश के नौजवान छात्र बुद्धिजीवी मैनिफेस्टो बना देंगे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए। दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की डायरी जब आई तब ये प्रोफेसर नहीं रह गए थे, एडहॉक प्रोफेसर भी नहीं रह गए। डायरी जब इन्होंने लिखना शुरू किया उसमें एडहॉक प्रोफेसर थे, जब ये डायरी आई तो एडहॉक प्रोफेसर भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? एक बात तो है कि 2014 के बाद वंचित समुदायों को विश्वविद्यालय से बाहर करने की कोशिश हो रही है। वो छात्रों, शोध छात्रों, वो शिक्षक बनने के लिए जो लोग हैं सामने, उन सबको बाहर कर देने की कोशिश हो रही है। एक पहलू है, लेकिन लक्ष्मण यादव को विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसका एक खास पहलू, क्योंकि लक्ष्मण प्रोफेसर बने रह सकते थे अगर वो अपने वैचारिक प्रतिबद्धता से टिकते, अगर वो अपने को भगवान रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाते। वो संभव था कभी डॉक्टर लक्ष्मण प्रोफेसर होते, लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया। अपनी कलम को, अपनी जुबान को, अपने जहन को भगवा ताकतों के हाथों गिरवी रखने से इनकार कर दिया और इसलिए डॉक्टर लक्ष्मण इस किताब के साथ हमारे बीच आए। दोस्तों, ये किताब और डॉक्टर लक्ष्मण जिस तरह से आज हमारे सामने हैं, ये खास समय की उपज। ये किताब खास समय में सामने आई है। डॉक्टर लक्ष्मण को जिस तरह से प्यार मिल रहा है, जिस तरह से एक नायक के बतौर सामने आए, ये खास समय की उपज है। खास ये समय जो है जिसमें जो संघर्ष चल रहा है उसकी उपज है। वो समय क्या है? वो कौन सा संघर्ष है जिसकी प्रतिनिधि आवाज के बतौर डॉक्टर लक्ष्मण हैं आज हम लोग के बीच। 2014 के बाद शिक्षा व्यवस्था पे जबरदस्त हमला शुरू हुआ। मुझे याद है किसी आईआईटी के अंदर सबसे पहले किसी अम्बेडकर पीरियड स्टडी सर्किल को प्रतिबंधित किया गया। वहां से प्रतिरोध सामने आया छात्रों का। फिर रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या, और उस हत्या के बाद एक नए किस्म की सक्रियता इस देश के कैंपसों से शुरू हुई। शहर की सड़कों पर एक नए किस्म की सक्रियता दिखी। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश के कैंपसों में प्रतिरोध के झंडे का रंग लाल है, लंबे समय से हो रहा है और आज भी है। लेकिन प्रतिरोध का एक नया रंग सामने आया, वो नीला। और बहुत स्वाभाविक नारा बना रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद छात्र नौजवानों का देश भर में जो प्रतिरोध हुआ, वो स्वाभाविक नारा था जय भीम लाल सलाम का। और ये जो नारा है, इस नारे को जो बुलंद करने वाले नौजवान इस दौर में हैं, वो छात्र हों, प्रोफेसर हों, छोटे शहरों के छात्र नौजवान,
उसमें प्रतिनिधि आवाज, इस नारे को बुलंद करने वाले प्रतिनिधि आवाज के बतौर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। डॉक्टर लक्ष्मण वहीं नहीं रुके, बकायदा डॉक्टर लक्ष्मण ने जो हास्य का समाज है वो इतिहास में भी हास्य पर होता है। डॉक्टर लक्ष्मण ने उन नायकों के इतिहास के पन्नों पर जो नायक बहुत महत्व नहीं रखते, जिन हास्य का समाज का इतिहास बहुत महत्व नहीं रखता है, उस इतिहास को नायकों को सामने लाने का काम किया और बहुत लोकप्रिय ढंग से गांव-गांव तक उन नायकों के संघर्षों के विचारों को पहुंचाने का काम किया। एक बड़ी उपलब्धि और इसलिए इन्हीं वजहों से डॉक्टर लक्ष्मण को, इसी वैचारिक प्रतिबद्धता की वजह से, इसी संघर्ष की वजह से, इसी काम की वजह से डॉक्टर लक्ष्मण को विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, जो नारा जय भीम लाल सलाम का, और जब लक्ष्मण बिहार आते हैं बार बार, उस नारे लक्ष्मण के संदर्भ में मैं खासकर बात करना चाहूंगा। उस नारे की जमीन मुझे बिहार में दिखती है। भले वो नारा ये दिल्ली में बुलंद करते रहे हों, भले वो नारा जेएनयू के अंदर बुलंद हो, लेकिन बहुत ठोस ढंग से उस नारे की जमीन मुझे बिहार में दिखती है। और लक्ष्मण के वैचारिक नजरिए को भी जितना मैंने अभी तक समझा है, देखा है, उनको सुनते हुए, वो वैचारिक नजरिया जो लक्ष्मण का है, इस नारे की जो ठोस जमीन बिहार में है, वो कैसे वैचारिक नजरिया बनता है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे बिहार के 70-80 के दशक के किसानों का आंदोलन, उसकी विरासत है, जिस विरासत पर खड़ा होकर लक्ष्मण अपना वैचारिक नजरिया करते हैं। पसमानदा आंदोलन की विरासत है, जिसको लक्ष्मण, जिस पूरी विरासत को मोमिन कॉन्फ्रेंस से लेकर पसमानदा आंदोलन जो वर्तमान में चल रहा है, उस पूरी विरासत को अपना नजरिया विकसित करने में उपयोग करते हैं। और लक्ष्मण की विरासत, लक्ष्मण के वैचारिक नजरिए का एक खास और पहलू है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। 70 के दशक में जब वामपंथी आंदोलन के अंदर से एक नई धारा निकली, 60 के दशक में, उसी दशक में बिहार के अंदर से एक नई धारा समाजवादी राजनीति के भीतर से भी निकली थी, जिसकी अगुवाई जगदेव प्रसाद कर रहे हैं और जिनकी शहादत वही 74 के उथल पुथल के दौर में हो गई। और जो धारा बिहार से निकलते हुए यूपी के रास्ते आगे बढ़ रही थी, यूपी में उस धारा को रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग आगे बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण का जो वैचारिक नजरिया है, वो उसका एक खास पहलू ये धारा है। और इसलिए पसमानदा आंदोलन की विरासत, मोमिन कॉन्फ्रेंस की विरासत, भोजपुर के आंदोलन की विरासत और जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा की विरासत, इस विरासत पर खड़ा होकर लक्ष्मण का वैचारिक नजरिया बनता है। और बिहार के साथ इसीलिए बहुत स्वाभाविक रिश्ता डॉक्टर लक्ष्मण का है। मैं इनको कभी अतिथि नहीं मानता और बिहार इसलिए बहुत प्यार करता है इनको, और ये बार बार बिहार आते हैं, लखनऊ के बाद बिहार। दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये जो वैचारिक नजरिया है, जो इस दौर में खासकर हिंदी पट्टी के संदर्भ में जो सामने आया है, जिसका नारा है जय भीम लाल सलाम का, अगर सचमुच में हिंदी पट्टी को बदलना है, इस देश हिंदी पट्टी जो आज प्रबंधवादी शक्तियों का, भाजपा का घर बना हुआ है, इसको इस घर को तोड़ना है, तो इस वैचारिक नजरिए का बहुत खासा महत्व है। और जिन संघर्ष की विरासत की मैंने चर्चा की, वो बहुत महत्व, कोई सूत्र बनाने में, कोई वैचारिक दृष्टि करने में, कोई वैचारिक धुरी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है ये संघर्ष, इसकी विरासत। और दोस्तों, जब हम इनके किताब पे आप चर्चा करने के लिए आए हैं, तो जिन लोगों ने सोचा था कि लक्ष्मण को कॉलेज कैंपस से बाहर करके हम चुनौती खत्म कर देंगे, किताब के जबरदस्त डिग्री ने बता दिया कि लक्ष्मण से जो चुनौती महसूस कर रहे थे जो शक्तियां, उनके लिए चुनौती बढ़ गई है, उनके लिए चुनौती बढ़ गई। लेकिन एक चुनौती हमारे सामने भी पलटकर खड़ी हो जा रही है। बिहार की जमीन पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ के कैंपसों के हालात क्या,
पटना यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम यूनिवर्सिटी को आप देखें, यहाँ के यूनिवर्सिटीज के हालात क्या। लक्ष्मण ने बार बार अपनी डायरी में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो कस्बाई कॉलेज हैं, जिला मुख्यालयों में जो कॉलेज हैं, उसकी तरफ नजर डाला है, टिप्पणी की। 90 के बाद जो वंचितों का समूह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की तरफ जा रहा है, उसके लिए रास्ते बंद हो जा रहे हैं। यहाँ के कैंपस की दीवारें तो नौजवानों के सपनों का, उसके टूटते सपनों का भी गवाह नहीं बन पाती। अगर आप मुख्यालय के कॉलेजों को छोड़ दें तो शेष कॉलेज में इमारतें हैं जहां नामांकन होता है, फॉर्म भरा जाता है, परीक्षा होती है, फिर वो डिग्री के लिए वहां जाते हैं, पढ़ाई तक नहीं होती। ये सवाल, ये जो डायरी है, ये डायरी हुकूमत के लिए तो चुनौती है, लेकिन हमारे सामने भी चुनौती छोड़ती है। इस मंच की तरफ भी चुनौती छोड़ती है, इस हॉल के सामने भी चुनौती छोड़ती है। इस डायरी पर चर्चा करते हुए क्या हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाने और बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? क्या बिहार की शिक्षा की बदहाली राजनीति का सवाल बनेगी या नहीं बनेगी? और अंत में हमारी गुजारिश डॉक्टर लक्ष्मण से है कि आप अपनी डायरी को शिक्षा को बचाने और बदलने का मैनिफेस्टो बनाने की ओर आगे बढ़ें। बिहार आपका स्वागत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू यादव जी, बहुत करीने से आपने इस किताब की और लक्ष्मण यादव की शख्सियत पर रोशनी डाली।